जैसा कि मैंने लास्ट क्लास तक आपको रेन के बारे में समझा दिया था कि रेन क्या होता है, फिर मैंने एयर पोल्यूशन बताया था, एयर पोल्यूशन क्या होता है और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? When fossil fuel are burned, gas like sulfur dioxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड are released। मतलब जब फॉसल फ्यूल को जलाया जाता है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि फॉसल फ्यूल क्या है। फॉसल फ्यूल वो फ्यूल्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अर्थ में जो बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे प्लांट हो गया या एनिमल, वो ज़मीन के अंदर दब गए थे, उसके कारण एक फ्यूल प्रोड्यूस हुआ। उस फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो एक गैसेस रिलीज़ होती हैं, बहुत सारे गैसेस रिलीज़ होती हैं, जिनमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है ना। ये गैस हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं। तो कहने का यहाँ पहले लाइन में यही मतलब है कि जब फॉसल्स फ्यूल, कौन से फॉसल फ्यूल हुए, जैसे कोयला इज अ फॉसल फ्यूल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ये सारे आपके फॉसल्स फ्यूल हैं। जब इनको बर्न किया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। उससे होगा क्या फिर? व्हाट विल हैपन फॉर बाय दैट? तो द गैस आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे, एनवायरनमेंट में आएंगे, एटमॉस्फेयर में आएंगे, और एटमॉस्फेयर में भी बेटा वाटर भी प्रेजेंट है, जैसा कि आपको पता है, और वो वाटर के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बनाएगा या सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये देखिए इस डायग्राम में आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एक फैक्ट्री है ना, एक कंपनी है, उस कंपनी से धुआं प्रोड्यूस हो रहा है। और धुआं है क्या? दैट धुआं इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज आर द गैसेस विच इज रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ये जो गैस है, ये गैस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, यानी कि एसिड बन गया। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड बना लेगा। तो एसिड है कि नहीं है? और ये एसिड रेन के साथ जमीन के ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब एसिड जब हमारे अर्थ के सरफेस पर आएगा तो बेटा बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेन के साथ जो एसिड हमारे अर्थ के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं उनको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन से क्या हो रहा है? एसिड रेन किल्स लाइफ को किल कर देता है। मतलब बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिड के कारण क्या हो जाता है बेटा? मर जाते हैं। प्लांट्स के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, प्लांट जल जाते हैं। और साथ में अगर एसिड रेन या वो रेन जिसमें एसिड प्रेजेंट है वो हमारे ज़मीन के ऊपर पड़ते हैं तो हमारे जो पेड़ पौधे जो इस अर्थ के ऊपर जो सरवाइव कर रहे हैं, एनिमल्स जो सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब एक नया कंसेप्ट आप लोगों ने 8th क्लास या 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कीप द अर्थ वार्म मच लाइक ग्लास विच कीप द ग्रीन हाउस वार्म। यानी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट को गर्म रखता है, ठीक है। क्या रखता है? गर्म। कैसे? मतलब जो एनर्जी सन से अर्थ के पास आती है वो दोबारा वापस नहीं जाती। बताया था ना मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में कि यूजेज ऑफ एटमॉस्फेयर।
तो ऐसे ही उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को बाहर नहीं निकलने देता। जब हीट बाहर जाएगा ही नहीं तो हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो उससे क्या होगा बेटा, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। गर्म होना भी हमारे लिए बड़ा, ज़्यादा गर्म होने के कारण आपको पता है ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज आप गर्मियों में देखिए 50 डिग्री 51 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अब अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट होगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा जो पूरा अर्थ है वो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ गया। और उससे क्या होगा, मे लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स, यानी कि जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत से बर्फ से भरी हुई जगह भी प्रेजेंट है, वो गर्मी के कारण बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा पिघलना जब स्टार्ट होगा तो हमारे अर्थ के ऊपर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, और वाटर का लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, सुनामी जैसे, सुनामी हो गया, और भी बहुत से चीज़ें हैं, जैसे बाढ़ का रूप धारण कर लेगा और हमें अर्थ के ऊपर रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब चेंज इन एनवायरनमेंट इफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंजेस द एनवायरनमेंट अराउंड अस, यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी बदलाव अगर आ जाता है तो उससे हमारी एक्टिविटी, हमारे लिविंग, जिस तरह से हम रह रहे हैं वो भी हमारा ख़राब हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बदलाव हमारे अर्थ के ऊपर आता है तो वो हमें रहने में बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हम एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टेंटली एक जगह पर रह रहे थे वहाँ पर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग भी क्या कर रहा है बेटा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, तो सबसे नुकसान यही है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारा जो ओजोन लेयर है, जो आउटर लेयर है, जो हमें यूवी रेडिएशन से, हार्मफुल गैसेस से, हार्मफुल रेडिएशन से हमारे अर्थ को बचाता है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। डिप्लीट का मतलब होता है होल होता जा रहा है, गड्ढा होता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी जो लेयर है वो पतली होती चली जा रही है। तो अब ओजोन लेयर है कहाँ, तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम 16 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यानी अर्थ सी लेवल से 16 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक के लेयर को हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन है क्या, ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही एक रूप है। इट्स मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, उसका जो मॉलिक्यूल है वो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3। O3 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओजोन, तो आप सीधा लिखेंगे O3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है, ओजोन लेयर। अब ये जो 16 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की जो लेयर है, इसको हमने ओजोन लेयर का नाम तो दे दिया, लेकिन ये करेगा क्या, तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट लाइक स्किन कैंसर, कैटरेक्ट इन आईज, वीकन इम्यून सिस्टम। यानी कि जो यूवी रेडिएशन सूरज से हमारे अर्थ के ऊपर आ रही है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करें, क्या होगा उससे, अगर ना प्रोटेक्ट हो, ना प्रोटेक्शन हो तो होगा क्या उससे, तो बेटा उससे क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगी। यानी कि एकदम से रेडिएशन आपके अर्थ के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़ेंगी ना, तो आपको कैंसर होने का डर है।
कैटरेक्ट होने का डर है, कैटरेक्ट हो सकता है, और साथ में आपका इम्यून सिस्टम जो आपको डिजीज से लड़ने की ताकत देता है वो भी वीक हो जाएगा। तो द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वाज टर्म एज ओजोन होल। सबसे पहले ओजोन की जो लेयर थी वो मतलब वहाँ पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। किस जगह पर? अंटार्कटिका जगह पर। अंटार्कटिका एक जगह है, ठीक है, उस जगह पर ओजोन की लेयर धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जो कि सबसे पहले 1985 में ऑब्जर्व किया गया और उसको ओजोन होल का नाम दिया गया। समझ में आ गई बात? ओजोन होल का नाम दिया गया। अब ओजोन डिप्लीशन का कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये ओजोन? भाई इतना ये प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब ये हमें यूवी रेडिएशन से बचा रहा है, तो आखिर ये धीरे धीरे डिप्लीट क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न है नंबर 1 CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक्सेसिव यूज ऑफ CFC इन रेफ्रिजरेटर। हम लोग रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करने में हेल्प करता है। दूसरा, जेट प्लेन्स, जेट से यानी कि जो एरोप्लेन्स जो जेट होते हैं बेटा, देखा ही होगा आपने, बहुत ऊपर की तरफ मूव करता है वो, है ना, उससे जो धुआं निकलता है वो भी ओजोन डिप्लीशन में हेल्प करता है, यानी ओजोन डिप्लीशन वो भी करेगा। स्प्रे कैंस, फायर एक्सटिंग्विशर, दीज आर द फैक्टर्स विच कॉज ओजोन डिप्लीशन। और साथ में बहुत खतरनाक जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री के बीच में अगर लड़ाई होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो साफ ये बोलते हैं कि हम तो न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। उसके कंसिक्वेंसेस नहीं देखते हैं, है ना, बस बोल देते हैं, है ना। उससे हो क्या रहा है, उससे जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है या उससे जो पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे ओजोन डिप्लीशन करने में हेल्प कर देता है, यानी ओजोन को डिप्लीट कर देता है। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलिए अब अगली क्लास में हम लोग स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।